तो ये कोर्स आउटकम अटेनमेंट क्या है, ये एक मैथमेटिकल फिगर आएगी इसकी, वो हम निकालेंगे, पूरी इसके पीछे कैलकुलेशन है। तो आपके पास जो शीट आएगी वो तो एक्सेल में आएगी, आप लोगों को जस्ट उसमें अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के मार्क्स डालने हैं और उस एक्सेल में सारा कुछ कैलकुलेट होके आ जाएगा। बट सारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। आज की इस वर्कशॉप का पर्पस ये है कि वो जो एक्सेल ने कैलकुलेशन करके आपको दे दी और आपको पता चल गया कि मेरा अटेनमेंट कितना आ गया इस सब्जेक्ट का, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिसेस किए थे इन टर्म्स ऑफ सीओज कि मेरा स्टूडेंट ये करना सीख जाएगा मेरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, उसको मेजर करने के लिए जो टूल है हमारे पास वो है उसका अटेनमेंट, सीओज का अटेनमेंट। तो वो कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए मैनुअली, लीनियर फैकल्टी, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट का जो सीओ अटेनमेंट निकला है ये कैसे निकला है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, ये जो निकल के आया है इसका मतलब क्या है, whether I should be happy on achieving this particular CO attainment or I should be worried so that I can prepare better for next time. So आपके पास जो जनरली शीट आएगी एक्सेल में, ये मैं वही शीट लेकर के आया हूँ, दिस इज द ओरिजिनल शीट व्हिच यू विल गेट। जब कभी भी आपका कोई सेशनल एग्जाम होगा या प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा तो उसके बाद आपको ये CO अटेनमेंट निकालना होता है। ये जो शीट मैंने अभी ओपन की हुई है आपके सामने, ये है प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की। इसमें आपने अपना सारा ही सिलेबस दिया हुआ है। आपके यहाँ जितनी भी यूनिट होती है, जैसे हमारे यहाँ 5 यूनिट होती है तो 5 यूनिट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो आपका सारा सिलेबस आप जिस एग्जामिनेशन में देते हो उसका बोलते हो प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। उसके पहले आपका सेशनल एग्जाम भी हुआ होगा, 1 हुए होंगे या 2 हुए होंगे। तो ये जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का सीओ अटेनमेंट का फॉर्मेट भी आपके सामने ओपन है। इसी में हम लोग सेशनल 1 या सेशनल 2 जितने भी एग्जाम आपके होंगे उन सबके सीओ अटेनमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे। तो ये फाइनल शीट है जो आपको बनानी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इस वाली शीट में देयर आर 4 पार्ट्स as you can see in the bottom, mapping marks weightage and CO attainment। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो आप लोगों को इसमें एंट्री करनी है वो सिर्फ शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 में करनी होगी। शीट नंबर 3 और 4 को आपको टच भी नहीं करना है, वो सारी कैलकुलेशन अपने आप होगी। ओके, तो आप लोगों को जो मेन फोकस करना है शीट नंबर 1 और 2 में नहीं करना है। ओके, ये आपने अपने सब्जेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दी, जो भी आपके कोर्स होते हैं, सेशन है, आपने सब डाल दिया। उसके बाद ये हमारे PUT का पैटर्न है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन A, B and C। सेक्शन A में the student has to attain all the parts. There are total 10 parts. Every question is of 2 marks each. In section B, he or she has to attempt any 3 questions out of 5. Every question is of 10 marks. In section C, the student has to perform any one question from question 3, question 4, question 5, question 6 and question 7. ये हमारा पैटर्न है, आपका डिफरेंट हो सकता है। ओके, बट आपको प्रोसेस समझनी है। जो आपका जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग शीट आपके पास बन के आएगी, आपको बस प्रोसेस समझना है। तो हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट हैं, 3, 4, 5, 6, 7 में 2-2 पार्ट हैं। उस हर एक में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक पार्ट अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है। ओके, क्वेश्चन पेपर जब हम डिजाइन करेंगे तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा हर एक सीओ का जो वेटेज है उस क्वेश्चन पेपर में इट मस्ट बी इक्वल। ओके, अगर हम 100 रेशियो में देखें तो ऐसा होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपके 5 यूनिट हैं या 5 सीओज हैं, अगर आपने 5 सीओ बनाए हैं तो हर एक सीओ को इक्वल वेटेज मिलेगा, 20% ईच। ओके, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इतना भी चलेगा कि किसी एक यूनिट से 15% वेटेज हो, दूसरी यूनिट का 25% वेटेज हो सकता है,
वो हो सकता है, बट कोशिश ये करनी है कि इक्वल हो। तो वो इक्वल करने के लिए जैसे क्या किया है, मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स में एंटीना वेव प्रोपेगेशन में आई हैव डिजाइन 5 COs। अब वो CO कैसे बनाए थे, क्या क्या उसके पैरामीटर्स थे, क्या हमें ध्यान में रखना था, वो एक अलग वर्कशॉप का हिस्सा है, वो कभी और करेंगे। आज की वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ CO अटेनमेंट निकालने के ऊपर है। तो काफ़ी चीज़ें अभी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो इस वर्कशॉप का पार्ट नहीं है। तो CO हमने कैसे बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्या वजह थी, वो एक और वर्कशॉप में हम करेंगे। तो हमने 5 CO बना रखे हैं और जो मेरा मेन पॉइंट है कि हर एक CO को इक्वल वेटेज देनी है। तो हमने क्या किया, ये जो 10 क्वेश्चन है, 2-2 क्वेश्चन एक CO को दे देंगे 2-2 मार्क का। तो सेक्शन ए में आप देख रहे हो, सेक्शन ए इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग दीज 5 COs, ठीक है। ऐसे ही आप सेक्शन 2 में देखिए, सेक्शन बी में देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन है ABCD की। हर एक क्वेश्चन मैंने डिफरेंट CO को असाइन किया है। तो यहाँ पर भी हर एक CO को इक्वल वेटेज मिल गया। ऐसे ही आप सेक्शन सी में देखिए, क्वेश्चन 3 एंटायरली फ्रॉम CO1 और उसके दोनों पार्ट को CO1 से मैप किया। क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट CO2 के ही हैं। ऐसे क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं 1 लिखा है, कहीं पे 2 लिखा है, कहीं पे 3 लिखा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज मैपिंग। अगेन ये एक दूसरी वर्कशॉप का पार्ट होगा, काफी लेंथी टॉपिक है, बट ब्रीफ में बता देता हूँ। मैपिंग से यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो मैंने COs डिफाइन करे हैं यहाँ पर, उसमें मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हेल्प से ये डिफाइन किया है कि मेरा स्टूडेंट किस लेवल पे पहुंच जाएगा। 6 डिफरेंट लेवल्स होते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रॉम नॉलेज लेवल टू क्रिएट लेवल। ओके, तो अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, आप इसको ऐसे समझिए कि हाई जंप है। लेवल 1 मतलब मैं अपने स्टूडेंट का जो नॉलेज लेवल है बस इतना सा इंक्रीज कर रहा हूँ कि वो बस डेफिनेशन बतानी सीख जाएगा, जो भी बुक में लिखा है उसको याद करके जस्ट रिप्रोड्यूस करना सीख जाएगा कि व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ इज दिस नथिंग, और कुछ नहीं इससे उम्मीद है। लेवल 1 हो गया। लेवल 2 अंडरस्टैंड लेवल 2 में ये होगा कि उसने डेफिनेशन तो सीखी किरचॉफ लॉ की, वो किरचॉफ लॉ को किसी दूसरे लॉ से जो उसका कोरिलेशन है, कोरिलेशन निकालने की सीख लिया, उसको समझ आ गई थोड़ी सी कि व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। तो लेवल 2 का ऐसी लेवल 2 अप्लाई लेवल कि किरचॉफ लॉ की उसको डेफिनेशन भी आती है, उसको उस लॉ का दूसरे लॉ से कोरिलेशन निकालना भी आता है, उसको समझ भी आ गई, प्लस अब वो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर सकता है, किरचॉफ लॉ को अप्लाई भी कर सकता है। तो लेवल 2 ऐसे ही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक। लेवल 6 में क्या है, वो जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसकी हेल्प से अपना नया खुद का कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकता है, कोई खुद का कुछ थ्योरी डेवलप कर सकता है, कोई नया फॉर्मूला डेवलप कर सकता है, कोई नया कॉन्सेप्ट दे सकता है दुनिया को। तो ये जो हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग है, सब एक अलग वर्कशॉप में करेंगे क्योंकि अभी मैं डिटेल में जाऊंगा ना, ऐसा तो नाम आपका नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंड लेवल, अप्लाई लेवल, एनालाइज लेवल और इवैल्यूएट लेवल और क्रिएट लेवल। ओके, तो उस चीज को अभी के लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बट इस और वर्कशॉप में उसको करेंगे जरूर, बिकॉज बीइंग अ फैकल्टी यू मस्ट नो कि आपने CO बनाए कैसे हैं। तो उस पार्ट को अभी के लिए हमने स्किप कर दिया है। ओके, तो अब ये 1 2 3 क्या है? 1 2 3 ये है कि आपने सपोज CO1 को सपोज आपने अप्लाई लेवल का बनाया। अप्लाई लेवल मतलब कि जो भी मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया वो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके और आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे सकता है, वो उस नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। ओके, आपने ये CO में बोल रखा है कि CO1 मेरा अप्लाई लेवल का है। ओके, और आपने जो क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है आपने CO1 का, वो सिर्फ 2 मार्क्स का था। अब 2 मार्क के क्वेश्चन में हम स्टूडेंट को क्या पूछते हैं? सिर्फ किसी भी टॉपिक की कोई डेफिनेशन ही पूछते हैं,
हम 2 मार्क के क्वेश्चन में कभी भी स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई बहुत लंबी प्रॉब्लम दे देंगे बोलेंगे इसको सॉल्यूशन दो, नहीं करते हैं जनरली। सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, वो डेफिनेशन है ना, इससे ज्यादा हम नहीं करते हैं। यानी कि आपने CO1 में ये बोला है कि मेरे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा स्टूडेंट अप्लाई लेवल पे पहुंच जाएगा। अप्लाई लेवल क्या है, मैंने बिल्कुल बीच का लेवल लिया है, लेवल नंबर 3 लिया है। ओके, लेवल का मतलब बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे कि बस उसको रटा दिया हमने कि दिस इज किरचॉफ्स लॉ और दिस इज KML, उसको बस डेफिनेशन याद है और कुछ नहीं पता उसको, और धीरे धीरे बढ़ते गए क्रिएट लेवल, मतलब कि वो इस नॉलेज का यूज करके अपना खुद का कोई नया कॉन्सेप्ट भी दे सकता है, उसको इतनी नॉलेज हो गई है। मतलब दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ओके, तो यानी कि मैंने रीच का एक लेवल लिया आपको समझाने के लिए, वो अप्लाई लेवल पे है। अप्लाई लेवल का मतलब है कि जो भी हमने उसे पढ़ाया है वो उस नॉलेज का यूज करके किसी भी प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकता है। उस नॉलेज को अप्लाई करना सीख गया है, आप उसको कोई भी प्रॉब्लम दोगे उसको सॉल्व करके दे देगा, इतनी उसको नॉलेज होगी। ओके, तो CO1 अप्लाई लेवल का है और आपने उससे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। हमने क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा, नॉलेज लेवल का, लेवल 1 में, इसलिए मैंने इसको मैप किया सिर्फ 1 से, स्लाइटली मैप। 1 मींस स्लाइटली मैप। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने इसको 2 से मैप किया, 10 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, और सपोज CO4 भी मैंने सपोज अप्लाई लेवल का ही है, आपको समझाने के लिए मैं इसको इजी कर रहा हूँ। CO4 भी सपोज अप्लाई लेवल का ही है और 10 मार्क का क्वेश्चन मुझे देना है। अब जब मेरे को 10 मार्क का क्वेश्चन देना है तो मैंने उसको जितना मैक्सिमम में पूछ सकता था उतना मैंने उसको क्वेश्चन दिया होगा। मैंने उसको कई सारी कंडीशन दी होंगी, देखो इस नोड में इतना करंट बह रहा है, इस नोड में इतना करंट बह रहा है, ये रजिस्टर की वैल्यू है, तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इस पर्टिकुलर नोड पे वोल्टेज कितनी होगी। मैंने सब कुछ उसको कई सारी चीजें दे के और मैंने बोला कि इसको सॉल्व करके दो, ठीक है। यानी कि जो मैंने क्वेश्चन दिया वो भी अप्लाई लेवल पे ही दिया है, ठीक है। तो वहां पर मेरा CO भी अप्लाई लेवल का है और मैंने क्वेश्चन भी अप्लाई लेवल का ही दिया है, तो मैं उसको मैप कर दूंगा 3 से। लेकिन अगर मैंने अप्लाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा सा कुछ कम क्वेश्चन दिया, सपोज मैंने नॉलेज लेवल का क्वेश्चन दिया, तो मैं उसको मैप कर दूंगा 2 से, ठीक है। तो 1 मींस slightly mapped with what, with the knowledge level of the CO, जिस CO की बात हो रही है। 1 का मतलब है कि आपने बोला था कि मेरा स्टूडेंट इतनी हाई जंप करनी सीख जाएगा, है ना, लेकिन आपने क्या किया, उसको इतना हल्का सा क्वेश्चन दे दिया कि उसको इतना कूदने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नीचे से निकल के आ गया, तो मैपिंग हुई नहीं, यहाँ तक वो पहुंचा ही नहीं, यहीं तक पहुंचा, स्लाइटली मैप। ओके, 2 मींस मॉडरेटली मैप। आपने बोला था कि आपका स्टूडेंट यहाँ तक कूदना सीख जाएगा, वो यहाँ तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ तक पहुंच गया, थोड़ा सा रह गया, तो मॉडरेटली मैप। और 3 मींस जो आपने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस करिकुलम ऑफ माय कोर्स माय स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न दिस, उसने वो उतना लर्न कर लिया, आपने जो प्रॉमिस किया था वहां पे आप उसको ले आए या उससे भी ऊपर ले गए। So 3 means highly mapped. Okay. तो ये हमने मैपिंग की हुई है और ये इंडिविजुअल आप लोग अपने सब्जेक्ट में खुद करेंगे, अपने सब्जेक्ट में। So these things have to be decided by the individual faculty for his or her particular course. Okay. अब इसके बाद प्योर मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो गया। ये पैटर्न आपको समझ आ गया। सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, सेक्शन बी का और सी का हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, प्लस ये मैपिंग आपने जो भी ब्रीफ में मैंने बताया थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया कि 1 2 3 हमने क्यों लिखा है। 3 मींस हाईली मैप्ड, दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल मैपिंग, हम 3 से ही मैपिंग करते हैं, 3 के ऊपर नहीं जाते। 1 2 3 स्लाइटली मैप्ड, मॉडरेटली मैप्ड, हाईली मैप्ड, ये आपने कर लिया, ये पैटर्न आपको मिला ही होगा। अब यहाँ पे हमने निकाली है वेटेज ऑफ ईच ऑफ दीज COs।
ये कैसे निकालिए? ये थोड़ी सी बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अभी हम निकाल रहे वेटेज ऑफ CO1। CO1 निकालते तो आपको इस वाली रो पे कंसंट्रेट करना है। CO1 क्वेश्चन 1A और 1B CO1 के हैं, दोनों ही 2 मार्क्स के हैं। ओके, सो द मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय द वेटेज, 2 into 1 is 2। 1B maximum marks multiplied with the weightage of that CO, it is 2। उसके बाद ये 2A 10 into 3 30, 3A 3B 10 into 3 30, 10 into 3 नहीं लिखा, ब्लैंक लिखा। क्यों? उसको अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपने CO2, CO3, CO4, CO5 सबकी मैट्रिक्स बना दी और लास्ट में आपने टोटल कर दिया। CO1 की वेटेज कितनी थी? 64। 2 + 2 30 + 30 is 64। ऐसे CO2, 3, 4, 5 सबकी 64। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक CO को इक्वल वेटेज मिली है। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। तो हमारा पेपर का पैटर्न इस तरह का हमने बना रखा है कि वो इक्वल ही आती है। सपोज इक्वल नहीं भी आ रही है, किसी की 60 आ रही है, किसी की 50 आ रही है, किसी की 65 आ रही है, दैट विल आल्सो डू। बट कोशिश हमें ये करनी है कि हर एक स्टूडेंट को बराबर मौका मिले हर एक CO को अटेम्प्ट करने का। ऐसा ना हो कि एक CO से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछे ही इतने कम है कि उसका मैपिंग आ रहा है सपोज 20% और दूसरे का आ रहा है सपोज 60%, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, मोर और लेस आसपास ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक ये नया क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ पे तो हमने हर एक का मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पर हर एक का मल्टीप्लिकेशन किया था, बट यहाँ पर क्वेश्चन 3 में से एक ही क्वेश्चन कर लिया, 4 में से भी एक कर लिया, 5, 6, 7 सब में से एक ही क्वेश्चन नहीं किया। तो ऐसा इसलिए बिकॉज सेक्शन सी में उसको 2 में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2 मतलब क्वेश्चन 3 A B 2 पार्ट्स हैं, उसमें से एक ही करना है, उसको करना ही एक है, दोनों करवानी ही नहीं है। तो जब दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता तो उसके मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज को वो दोनों कैसे ऐड हो जाएंगे, है ना? मैंने स्टूडेंट को बोला कि तुम्हें क्वेश्चन एक ही करना है, ये 10 नंबर का है, लेकिन चॉइस है तुम्हारे पास, या तो ये कर लो या ये कर लो, वो 2 में से एक ही तो करेगा, है ना? तो इसलिए हमने या तो इसको लिखो या इसको लिखो, एक ही बात लिखना है। उसकी वेटेज कितनी है? CO1 की 30। मैं इसको हटा के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ऐसे हमने इन दोनों में से सिर्फ इस वाले क्वेश्चन की लिख दिया, इसकी नहीं लिखी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 से 16 में एक क्वेश्चन की मैपिंग थी मेरी 2 से, तो 10 into 2 20 आता है यहाँ पर। लेकिन दूसरे क्वेश्चन की मैपिंग मैंने की थी 3 से, हाईली मैप, सो 10 into 3 30। तो जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को लेना है। हमने तो स्टूडेंट को ऑप्शन दिया है, तुम 6A भी कर सकते हो, 6B भी कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि 10 into 2 20 क्यों नहीं लिखा? जैसे इन सब में आपने बोला कि कोई सा भी लिखो, इसमें 20 क्यों नहीं लिखा, इसमें 30 ही क्यों लिखा? ऐसा इसलिए बिकॉज जो डिनोमिनेटर है, एक जगह 20 आ रहा है, एक जगह 30 आ रहा है। अगर आपने डिनोमिनेटर में 20 दे दिया और उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो 30 वाला, तो 30 डिवाइडेड बाय 20 तो नहीं हो सकता ना, है ना? बट 20 डिवाइडेड बाय 30 हो सकता है, या 30 डिवाइडेड बाय 30 हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम वैल्यू आपको जहां से मिल रही है आप वो वाली कंसीडर करोगे। ओके, अब यहीं से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, सेक्शन बी में भी तो 5 में से 3 ही करने थे, तो 5 की वेटेज क्यों ली है? ऐसा इसलिए बिकॉज सेक्शन सी में वी डोंट नो व्हिच ऑफ द 3 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट विल परफॉर्म। He may perform A, B and E, or A, C and D, or A, B and C. Any of the 3 questions he can perform. और हमें ये नहीं मालूम कि वो जो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो कौन से COs के होंगे, है ना? तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि ठीक है वेटेज तो सब इक्वल ही है, हम सिर्फ A, B और C की वैल्यू दे देते हैं और D और E को छोड़ देते हैं, वो हम नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड?
यहाँ पे क्लियर है? नहीं पता है 6B में से एक ही कर रहा है। सेक्शन बी में 6A 6A और 3 में से एक ही कर सकता है। then why we need to consider this 2 against 6A? नहीं किया तो कंसीडर नहीं किया जो हाई हो उसको कंसीडर करो। जो हाईएस्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमारी कंपटीशन का यहाँ तक किसी को कोई डाउट? So section B, why we are making it mandatory to fill all the columns? In which section? In section B, we have option now to Okay, because he has to attempt 3 questions out of the 5 questions, but all the questions are from different CO and we don't have any idea which of the 3 questions he will attempt. Like class में 60 students बैठे हैं, है ना? इन्होंने किया होगा ABC, इन्होंने किया होगा ABE, आपने किया होगा ABC, है ना? उन्होंने किया होगा AEB, कोई कुछ भी कर सकता है। तो क्योंकि हमें नहीं मालूम कि स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, तो हमें ये पांचों की वेटेज को कंसीडर करना है। हाँ, है ना? हर स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, कोई लास्ट के 3 कर देगा, कोई बीच के 3 कर देगा, कोई मतलब रैंडमली कोई कुछ भी कर देगा। हम इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर सीओ की वेटेज को इग्नोर नहीं कर सकते, पांचों को लेना होगा। बट यहाँ पर हमें मालूम था या तो वो ए करेगा या बी करेगा, दोनों तो नहीं कर सकता। प्लस दोनों ही क्वेश्चन हमने सेम सीओ के दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ये भी करना है, जब कभी इस तरह की सिचुएशन आएगी कि आपने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अटेम्प्ट एक ही करना है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि दोनों क्वेश्चन सेम सीओ के होने चाहिए। वही मैं पैटर्न की बात कर रहा था, हमने 3 या 3 की CO1 से दिए, ये दोनों ही CO2 से हैं, CO3, CO4, CO5, ताकि वो डिवीजन इक्वल हो जाए। इक्वल ना हो, थोड़ा आसपास हो जाए। सर हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को क्यों ले रहे हैं, एवरेज को क्यों नहीं ले रहे? कौन सा एवरेज? मतलब किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब अगर क्लास में 60 स्टूडेंट है तो हाईएस्ट नंबर जो फिल करने के लिए बोला है, तो हमें तो एवरेज लेना चाहिए ना, तभी तो हमारा सही रिजल्ट आएगा। जब हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स डिनोमिनेटर में होते हैं और ऊपर क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो अभी तो मैं डिनोमिनेटर की बात करते हैं। ओके, डिनोमिनेटर है ये स्टूडेंट से रिलेटेड करना है अभी तक। 64 से निकल के आया ना, ये हर एक सीओ का डिनोमिनेटर है। आगे अब जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो 64 के रेफरेंस में होंगी, और 64 में से उसको आया कितना। अभी हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। इस वाली इस पूरी सीओ डिमांड शीट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आउट ऑफ दीस 4 पार्ट, वो यही फर्स्ट शीट है। बिकॉज़ ये मैपिंग आप लोगों को करनी है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। ये मेरे सब्जेक्ट की मैपिंग है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट एज ए थंब रूल आपको ये याद रखना है कि जो क्वेश्चंस आपके बहुत कम मार्क्स के हैं, 1 मार्क या 2 मार्क के हैं, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आप मैपिंग 1 से ही करिए, या एट द मोस्ट कभी बहुत ही आपको लगे कि 2 से भी कर सकते हैं तो आप 2 पे जाइए, 3 तक तो अभी मत जाइए, जहाँ भी छोटे नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो सर जहाँ पे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पेपर में 10 मार्क्स हाईएस्ट होता है, इससे बड़ा तो सर हमारे क्वेश्चंस में हमारे डिसिप्लिन की क्वेश्चंस पेपर में अगर सेक्शन सी के अलावा डी उसको मैपिंग और भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो ये तो आपके अपने अकॉर्डिंग आप ये मेरे कॉलेज का है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ वो तो जो आपका जो भी पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शीट बना के दूंगा, है ना, जब भी आपका सेशन होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो जो हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कभी भी मैपिंग 1 से नहीं करनी है। तो क्यों नहीं करनी है? आप 10 मार्क का क्वेश्चन दे रहे हो, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में आप ये तो बोलोगे नहीं कि व्हाट इज किर्चॉफ्स लॉ, वैसे आप कुछ और भी पूछोगे, व्हाट इज किर्चॉफ्स लॉ, आगे आप कुछ और भी ऐड करोगे। ओके, गिविंग द करंट इन नोड A, B and C, this, calculate the voltage at this particular node. आप आगे कुछ और भी ऐड करोगे 10 मार्क के क्वेश्चन। सो फॉर दैट रीजन हायर मार्क के क्वेश्चंस में आप मैपिंग करिए 3 या 2। तो थंब रूल क्या है?
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको मैपिंग करनी है 1 या बहुत जरूरी आपको लगे तो 2। आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ऐसे ही ज्यादा मार्क के क्वेश्चन में 2 या 3 1 से नहीं चलता। ये कैलकुलेशन करनी आती है। Yes, sir. ठीक है? सर एक सवाल था, जैसे कि लेवल 6 आपने बताया, जैसे 3 30 हमें चेक करना है। नहीं, ये मैंने एग्जांपल दिया, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, उसके बाद से वर्कशॉप करेंगे। Sir, one more question I have. जी मैम। In section 1, we are writing 1 in CO1. हाँ। So can we write 1 in CO2? We can write 3 1 in CO2, or we have to write only 2 1 in CO1 and 2 1 ये in क्या था? CO2? इसमें सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चंस थे और मैंने 5 सीरियल बना रखे हैं। तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन ये करी कि हर यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चंस। हर सीओ से 2-2 क्वेश्चन कर देते हैं ताकि वो डिवीजन इक्वल हो जाए, है? उस वजह से। बट सपोज कि सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन होते हैं तो 8 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें ये करना ही होता कि कोई 2 सीओ ऐसे होते जिनमें से एक ही क्वेश्चन होता है, बाकी 3 सीओ से 2-2 क्वेश्चन होते हैं। सर ये जो CO5 है, 4 का बताओ। क्या ये 5 का जो है 4 का? नहीं, पर सर 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 to 6। बट वो हम उस चीज को अभी अगली किसी वर्कशॉप के लिए छोड़ रहे हैं, तो काफी डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ आ गया? यस सर। अगर ये समझ आ गया तो फिर आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हम सेकंड शीट पर जाते हैं। सेकंड शीट में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के, इनके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए ये भर देने हैं। टोटल आ जाएगा अपने आप, ये पीयूटी का टोटल है। ये जो टोटल है यूनिवर्सिटी मार्क्स का है। पीयूटी के बाद 10-15 दिन 1 महीने बाद एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होगा यूनिवर्सिटी का बोर्ड का, ये उसके मार्क्स हैं। ये यूनिवर्सिटी के मार्क्स हैं और हम जो पीयूटी की बात कर रहे हैं उसके मार्क्स ये हैं टोटल। तो ये मेरी क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं। 28 स्टूडेंट्स के ये आपने बस मार्क्स भर देने हैं। ये बैकिंग वाली मार्क्स है। ये पीयूटी के मार्क्स हैं और ये जो लास्ट कॉलम है ये हमारे यूनिवर्सिटी के मार्क्स हैं जो बाद में होगा। इस पीयूटी के भी 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, 3 महीने बाद। तो ये अपने लास्ट वाला कॉलम तब भरा है, ठीक है? तो अगर मैं एक्सेल शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जो आपको मिलेगी, तो आपका बस यही रोल है कि आपने ये शीट 1 में ये मैपिंग भर देनी है, ये अपना आप आ जाएगा, और शीट 2 में आपने ये मार्क्स भर देने हैं कॉपी चेक करने के बाद। बाकी सब कुछ अपने आप होगा। क्या क्या अपना आप होगा? आगे जितना भरा हुआ है वो जो कलर आपको दिख रहा है वो अपने आप हो जाएगा। ये जितना भी आपको ये शीट नंबर 3 में जितनी भी कैलकुलेशन ये सब अपने आप होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसको छूना भी नहीं है। तो लास्ट में टेंशन नहीं करती अपने आप आ जाएगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। ओके, बट आज की वर्कशॉप का पर्पस ये है कि हमें जो शीट 3 और शीट 4 में जो हमसे कहा जा रहा है कि इसको छूना भी नहीं है, उसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है, वो कैलकुलेशन हमें इस वर्कशॉप में समझनी है। ओके, एक्सेल पार्ट के लिए ठीक है कि आपका अटेनमेंट निकल के आ गया, बट डी के फैकल्टी आई मस्ट नो कि मेरा ये अटेनमेंट इतना निकल के आया कैसे, इसके पीछे का मेथड। ये मार्क्स आपने डाल दिए, ये टोटल हो गया, आ गया। सीओ अटेनमेंट निकालने के लिए 2 चीजें होती है, एक होता है इंटरनल एग्जामिनेशन की वजह से जो अटेनमेंट निकल गया, एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की वजह से जो अटेनमेंट निकल गया है। शीट नंबर 2 में ये जो इस वाले कॉलम में आपको दिख रहा है, ये है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन का टोटल, पेड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है यूनिवर्सिटी मार्क्स का है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इंटरनल एग्जामिनेशन की कर रहा हूँ, पहले इस प्रोसेस को समझा दूँ, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का पॉइंट यहीं से ही दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है? अभी आप एक चीज पे कंसंट्रेट करिए, इंटरनल एग्जामिनेशन जो आपके हैं पीयूटी, उसकी हेल्प से सीओ अटेनमेंट कैसे निकलता है। Sir, does these total contain sessional marks as well or only PUT? ये सिर्फ पीयूटी का है, सेशनल के मार्क्स आगे आएंगे, वो आगे आएगा। ओके, तो इस शीट में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाले मार्क्स डाल देने हैं।
फिगर याद आ रही है हमको? Yes. ये हमने शीट नंबर 1 से बनाई है ना, ये 64 64। ओके, अब यहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स थे उन सबके नाम आ रहे हैं। ऊपर ये CO 1 2 3 4 5 लिखे हुए आ रहे हैं। वो जो वेटेज वहाँ लिखी थी वो लिखी हुई आ रही है, और उसके नीचे कुछ ये कैलकुलेशन निकल के आ गई है, जिसमें से कुछ ग्रीन हो रखी है, कुछ व्हाइट है। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। इसको समझाने से पहले दोबारा से यहाँ पर चलते हैं। आपने वेटेज निकाली कैसे है? मैक्सिमम मार्क्स, ये इस शीट में क्या कैलकुलेट होगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? मैक्सिमम मार्क्स, है ना? और ये वेटेज कैसा है? मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड विद द वेटेज। मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड विद द वेटेज। ओके, अब ये जो वेटेज वाला पार्ट है, ये तो फैकल्टी ने फिक्स कर दिया, ये तो चेंज नहीं हो सकता, है ना? आपने क्वेश्चन पेपर फ्लोट कर दिया, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, आपने उसके बाकी कर दी। मार्क्स आपने या तो इस क्वेश्चन में उसको 2 दिए होंगे, या 1 दिए होंगे, या 0 दिए होंगे, यानी कि वेरिएबल पार्ट क्या है? मार्क्स। ओके, तो डिनोमिनेटर कैसे कैलकुलेट किया आपने? मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड विद द वेटेज। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाइड विद द वेटेज। इजी। हम लोग बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं। मेरे 10 में से 6 नंबर आए। 10 तो वेरिएबल नहीं था ना, 10 तो फिक्स था। डिनोमिनेटर फिक्स है, पूरी क्लास के लिए फिक्स है 10, बट ऑब्टेन्ड मार्क्स वेरिएबल है। मेरे 6 हैं, किसी के 9 है, किसी के 10 है, किसी के 0 है। वही कैलकुलेशन यहाँ पे है, सॉल्यूशन। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, डिनोमिनेटर आपने कैसे निकाला? मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड विद द वेटेज। न्यूमरेटर अब कैसा आएगा? ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाइड विद द वेटेज। ओके, और एक बार आप थोड़ा सा याद रख लो, CO1 के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 1A 1B, 2A 2B, इसमें से एक ही करना है, और 3A 3B, इसमें से 1A 1B दोनों करते हैं, 2A कंपल्सरी करना, कंपल्सरी मतलब चॉइस हो करें ना करें, 2A और 3A 3B में से एक करना है। अब CO1 की कैलकुलेशन हम करते हैं। सपोज इसी वाले स्टूडेंट के लिए करते हैं, या पहले वाली उम्र के लिए कर लेते हैं, तो इसका यहाँ पे 100 दिख रहा है। अब ये जितनी कैलकुलेशन है सारी परसेंटेज में लिखी है, आप इसको समझ लो। अगली उम्र के CO1 का जो वेटेज आया वो 100% आया। उसका मतलब क्या हुआ कि CO1 के जितने क्वेश्चन करने थे उसने वो करे भी, और उसको पूरे मार्क्स भी मिले। ये तो मतलब हुआ 100% आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं। अगली उम्र 1A 1B करना था, 2 मार्क का था, उसने दोनों करेगा, दोनों में मैंने उसको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स दिए। 2A करना था, उसने किया, 10 में से 10 मार्क्स भी इसको मिल गए। 3A 3 में से कोई एक करना था, उसने 3A किया, 10 में से 10 मार्क्स मिल गए। इसलिए वो वहाँ पे आपको 100% दिख रहा है। अब किसी और स्टूडेंट का देखते हैं जिसका 100% नहीं है, तो वो कैलकुलेशन कर लो, है ना? 50% तो किसी का नहीं, मान लीजिए इसी का कर लेते हैं मोटा मोटा। अनीशा आनंद, इसका है 26.6। ओके, अब ये कैसे आएगा? अनीशा आनंद 1A 1B 2 क्वेश्चन करते थे, उसने एक किया। आप में से कोई एक जरा पेपर पे लिखता रहिए। ये तो क्या है? ये मैक्सिमम मार्क्स है। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं मैक्सिमम मार्क्स लूं या ऑब्टेन्ड मार्क्स लूं? ऑब्टेन्ड मार्क्स है। तो आप में से कोई जरा एक लिखता रहिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसके 2, और इसकी वेटेज क्या आती है उधर? 1, 2 into 1 है ना। अभी आपको याद रखना है, बिल्कुल उसको 2A करना था, उसने किया ही नहीं। ऑब्टेन्ड मार्क्स 0, वेटेज भी फिर 0 ही होगा। और 3A 3B में से 2 में से एक करना था, उसने ये वाला किया, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स 6, और उधर वेटेज थी 3, 6 into 3 18, प्लस यहाँ से कितना आया था 2, तो 20 डिवाइडेड बाय 64 करिए।
ये उसने किया है और ये अच्छा 5 मैं ये 6 तो अच्छी का पॉइंट देगा इसका 5 into उधर का 3 15 plus 2 17 divided by 64 है ना तो ये आ गया आपका 26.6 ठीक है तो इस CO अटेनमेंट कैलकुलेशन में आपको सिर्फ जो हमने बचपन में पढ़ा था वही इसमें हम कर रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स इनटू वेटेज ये डिनोमिनेटर हो गया न्यूमरेटर में क्या हो गया ऑब्टेन्ड मार्क्स इनटू वेटेज वेटेज तो कॉमन है तो वेरिएबल नहीं है फिक्स्ड है वेरिएबल क्या है ऑब्टेन्ड मार्क्स बस आपकी ये वैल्यू चेंज हो गई इजी है आप रैंडमली किसी भी स्टूडेंट का करके देखो एक एक कैलकुलेशन कोई भी कर लो किसी की सर 64 ले रहा है ना सर वो मैंने दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स देखे मार्क्स बदल गए मैंने इस बार लेके 6 बोल दिए थे ये स्टूडेंट दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं निशान सर आफ्टर करेक्शन 64 हां हमें एक और का देख लेते हैं हम किसी और का देख लेते हैं मान लीजिए दीपशिखा का देखते हैं ठीक है दीपशिखा ने एक क्वेश्चन की अटेम्प्ट किया है 1 का जे और ये था 1 का जे हमारा 2 मार्क्स का था और CO5 का भी तो CO5 का कैलकुलेट कर क्योंकि हर एक का अलग अलग होगा ओके 1 का जे CO5 का क्वेश्चन था एक तो ये था और CO5 का ये क्वेश्चन था इसको 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं वहां पे वेटेज 3 2 यहां से आया 30 यहां से आया और यहां से भी 30 आ गया है ना इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कैसे करना है 30 60 प्लस 62 62 ना हां तो यानी कि CO5 ने इस लड़की के इसका देख लेते हैं दीपशिखा 62 डिवाइडेड बाय 64 कितना परसेंटेज आ रहा है हम ये CO5 की बात कर रहे हैं 95 समथिंग को 96.8 तो हम उधर चेक कर सकते हैं दीपशिखा 96.9% है उसका CO5 ऐसे ही सेम स्टूडेंट का जो CO4 का निकालते हैं सिर्फ 18.8 है यहाँ पर सिर्फ 18.8 है चेक कर लेते हैं दीपशिखा और CO4 की बात करते हैं CO4 के दोनों क्वेश्चन थे उसने एक भी नहीं किया CO4 का ये क्वेश्चन था उसने नहीं किया और CO4 के इन दो में से एक करना था उसने एक किया 6 मार्क्स आए और वेटेज कितनी था 3 दिया उसने 6 वो 6 से की वेटेज थी 2 दीपशिखा 6 into 12 तो सिर्फ 12 उसको मिले आउट ऑफ 64 तो इसलिए हमको वहां पे वेटेज कितना दिखाई दे रहा है 18.8 ठीक है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है मैक्सिमम मार्क्स इनटू वेटेज डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर पार्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स इनटू वेटेज दैट्स इट ठीक है अब ये जितनी कैलकुलेशन नहीं है ये एक्सेल में जब आप करोगे तो आपको इसको छूना भी नहीं है शीट नंबर 3 और 4 का आपको टच भी नहीं करना है छूना भी नहीं है कहीं पे कुछ नहीं करना ऊपर से लेके नीचे तक शीट नंबर 3 और 4 को आपको टच ही नहीं करना वो सब अपना हो जाएगा बट आपको समझना है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आना है अब ये नीचे की 4-5 लाइनें ये रहेंगी पीछे करना है इंटरनल एवरेज ये कॉलम हमारा चल रहा है CO1 का इंटरनल एवरेज कैसे निकला इन 28 स्टूडेंट्स का CO1 का ये जो वेटेज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज को लिखा हुआ है उन सबका जो एवरेज है वो है 31.8 ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस ये 28 स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स का ये जो भी वैल्यू आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है वो सबका एवरेज है 31.8, यानी इन सबको ऐड कर लिया, डिवाइड कर दिया 28 से, तो क्लास का एवरेज क्या आया CO1 का, पूरी क्लास का CO1 का एवरेज क्या आया 31.8। किसी ने 100% किया था, किसी ने 0% किया था, किसी ने 10% किया था, पूरी क्लास का कितना आया CO1 का 31.8। ऐसे CO2 3 4 5 सबका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव इंटरनल एवरेज, ये जो 31.8 आया है इसको हमने नाम दिया इंटरनल एवरेज, क्लास का CO1 का ये इंटरनल एवरेज है। कितने स्टूडेंट्स का इस इंटरनल एवरेज से ज्यादा स्कोर आया वो अपना कैलकुलेट होकर आ जाएगा 11। कौन से 11 है, ये जो ग्रीन हो रखे हैं, ये अपना ग्रीन हो रखे हैं, आप देख ही सकते हो ये ग्रीन है क्योंकि ये 31.8 से ज्यादा है, ये सारे ज्यादा हैं, जो नहीं ग्रीन है वो 31.8 से कम है, वो नहीं, ठीक है, ये आपको अपना दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये 11 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 11 स्टूडेंट्स वो हैं जिनका CO1 की हम बात कर रहे हैं, जिनका CO1 में जो एवरेज है, इंटरनल एवरेज है, वो क्लास के एवरेज से ज्यादा है, वो 11 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सबका उससे नीचे है। ऐसे CO2 3 4 5 की फिगर्स आ रही हैं। ओके, इन 11 स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या हुआ 28 बच्चों में, परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव इंटरनल एवरेज इन PUT की शीट पे बात कर रहे हैं 39%, मींस 11 डिवाइडेड बाय 28 into 100, 28 में से 11 बच्चों के क्लास के इंटरनल एवरेज से ज्यादा है, CO1 की हम बात कर रहे हैं, तो कितने परसेंट बच्चों के आए 39%, ये परसेंटेज में ऐसे CO2 की 4 5 सबका है। ओके, अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है सारी ये PUT की हो रही है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की या प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट की। ऐसे ही इससे पहले आपने सेशन को जितने भी एग्जाम होते हैं उनका भी सेम अटेनमेंट निकाल रखा है। ओके, तो सेशनल 1 हमारे यहाँ होता है, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज करी है, देखो परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव इंटरनल एवरेज इन सेशनल 1। सेशनल 1 में ये परसेंटेज क्या था, तो मैंने पुरानी शीट को रेफर करा और मैनुअली यहाँ पे मैंने डाला, ये मैनुअली आपको डालनी है, मैंने 66 करके वहाँ पे लिखा था, मैंने 66% यहाँ पे लिख दिया। तो शीट 3 में आपको बस एक चीज छेड़नी है कि ये वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी पुरानी शीट में से देख के, ये मैनुअली आपको डालना है ना। तो CO1 का मेरा वहाँ पे परसेंटेज आया था 66 मींस व्हाट, इस सेशनल 1 में CO1 में 66% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका क्लास के इंटरनल एवरेज से ज्यादा स्कोर आया। ओके, ये मैंने वैल्यू वहां से उठाई, ऐसे CO2 की उठा ली सेशनल 1 से ही, क्योंकि वो सेशनल 1 था, तो वहां पे मैंने सिर्फ CO1 और CO2 के क्वेश्चन दिए थे, तो उतना ही सिलेबस तक तक हुआ था। ओके, तो इन दोनों का एवरेज क्या आया 52.5, इन दोनों का एवरेज क्या आया 34। ठीक है, इसी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो डार्क लिखा है क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव इंटरनल एवरेज, कौन सा एवरेज, एवरेज ऑफ PUT एंड सेशनल 1, एवरेज ऑफ PUT एंड सेशनल 1। तो क्लास का जो परसेंटेज आया CO वाइज वो ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में डाल लीजिए ये वैल्यूज क्या है, तो चलो दोबारा दिखा दूंगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, ये नीचे वाला छोड़ दो, अब हम आगे चलते हैं। ये एक रेफरेंस चार्ट है फॉर इंटरनल अटेनमेंट कैलकुलेशन, ये हमने बनाया है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये बोला है कि मैं अपनी क्लास का अटेनमेंट 0 मानूंगा अगर मेरी क्लास के 0 से 20% बच्चों का 0 से 20% बच्चों ने ही इंटरनल एवरेज से ज्यादा स्कोर किया होगा, जो
जब इंटरनल एवरेज निकाले थे शीट में, है ना, उसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। मैं अपना अटेनमेंट 0 मानूंगा अगर मेरी क्लास के 0 से 20% बच्चों के ही इंटरनल एवरेज से ज्यादा आए होंगे, ठीक है। यानी कि मैं उसको कुछ नहीं मानता, मेरा अटेनमेंट 0 है, मैंने साल भर कुछ नहीं किया, मैंने अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर नहीं करी जैसे करनी चाहिए। 0 अटेनमेंट, साल भर की मेहनत 0। मैं अपना अटेनमेंट 1 मानूंगा अगर मेरी क्लास के कम से कम 21 से लेके 50% बच्चों ने इंटरनल एवरेज से ज्यादा स्कोर किया है किसी भी पर्टिकुलर सीओ, ठीक। और 1 मतलब स्लाइटली अटेन, कि वो जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किए थे कि मेरा स्टूडेंट ये सीख जाएगा, ये सीख जाएगा, ये सीख जाएगा, है ना, उसका मेजरमेंट का बारी आ गई है, तो स्लाइटली अटेन। 2, मैं अपना अटेनमेंट 2 मानूंगा, या मैं ये कहूंगा कि मेरा अटेनमेंट, आई हैव मॉडरेटली अटेन्ड माय प्रोमिसेस, माय अटेनमेंट इफ 51 to 60% students of my class have scored more than the class average, the internal average of the entire class. तो मैं उसको बोलूँगा moderately attained, जो मैंने स्टार्टिंग में अपने CEOs डिफाइन किए थे उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, moderately attained। बट मैं अपना अटेनमेंट 3 out of 3 मानूंगा, मींस हाईली अटेन्ड अगर मेरी क्लास के कम से कम 61% स्टूडेंट्स ने उस क्लास के इंटरनल एवरेज को बीट कर दिया, उससे भी ज्यादा स्कोर किया, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? अटेनमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम 1, 2 और 3 स्लाइटली अटेन्ड, moderately attained, highly attained. Highly attained 3 means I am on cloud 9, I am happy. साल भर जो मैंने मेहनत करी, साल भर जो मैंने इवैल्यूएशन किया स्टूडेंट्स का, जो असेसमेंट किया, जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी मैंने अडॉप्ट करी, जो उनको मैंने क्विजेस दिए, असाइनमेंट्स दिए और चीज़ें कराई, उन सब का रिजल्ट मिला मेरे को लास्ट में कि रिजल्ट अच्छा है स्टूडेंट्स का। मेरे सारे स्टूडेंट्स ने पेपर में अच्छा स्कोर किया और क्लास के इंटरनल एवरेज से ज़्यादा कितने बच्चों का है, कम से कम 61% बच्चों का तो आ गया। मोर देन हाईली अटेन्ड। बट अगर सिर्फ क्लास के 51 से 60% बच्चों के उस क्लास के इंटरनल एवरेज से ज़्यादा है तो स्टिल आई एम हैप्पी, मॉडरेटली अटेन्ड, आई हैव मॉडरेटली अटेन्ड माय प्रॉमिसेस। बट अगर 21 to 50% बच्चों के ही क्लास के इंटरनल एवरेज से ज़्यादा हैं तो स्लाइटली अटेन्ड, कमी रह गई। ये एक रेंज 21 से हाँ, ये रेंज मे बी 22 हाँ, मे बी 49। हाँ, और ये रेंज हमने बनाई है, ये किसी ने फिक्स नहीं की है। तो आपके कॉलेज की, आपके डिपार्टमेंट की जो DAC है, डिपार्टमेंटल एडवाइजरी कमेटी, वो ये डिसाइड करती है कि जैसे आप कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे IPSC होगी, तो IPSC ये डिसाइड करेगी कि हमें इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में या सेशन में ये अपने लेवल्स क्या रखने हैं, वो डिसाइड करेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे? आपके कोर्स के पिछले 3 साल का रिजल्ट देखेंगे, पिछले 3 साल में क्या पैटर्न चलता है। तो कोई सब्जेक्ट इजी होता है, कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी सब्जेक्ट में हमने तो बोला 61 to 100, किसी सब्जेक्ट में आप देखोगे कि 80% बच्चों के आ रहे हैं एवरेज से ऊपर, वो इतना इजी सब्जेक्ट है ना। या कोई सब्जेक्ट इतना ज़्यादा टफ है कि वहाँ पे 61 का आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ 31% के आ रहे हैं एवरेज से ऊपर। तो लास्ट के 3 साल के रिजल्ट के बेस पे IPSC आपको निकाल के बताएगी कि फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन और सेमेस्टर ये लेवल्स क्या होंगे, ठीक है। कोई अलग बात हो गई तो टेबल आपको समझ आ गई। अब वापस पुराने वाली शीट पे आते हैं। CO1 के लिए आपका परसेंटेज कितना आया? 52.5, यानी कि मेरी क्लास के 52.5% स्टूडेंट्स ने, हम बात कर रहे हैं CO1 की, 52.5% स्टूडेंट्स ने CO1 में क्लास के इंटरनल एवरेज से ऊपर स्कोर किया है।
ऐसे ही 34% बच्चों ने CO2 में क्लास के इंटरनल एवरेज से ऊपर स्कोर किया। ठीक है, तो 52.5 आया CO1 का और 34 आया CO2 का। तो 52.5 किस रेंज में आ रहा है? इस रेंज में 2 आना चाहिए, 2 आ गया CO1 का। ठीक है, तो उधर क्या आता है? 34 किस रेंज में आ रहा है? इस रेंज में जो अटेनमेंट हुआ 1, तो CO2 का 1 आ रहा है। जैसे CO3 का 54 था, 50 से ऊपर था तो 2 आ गया, 20 का कम आ गया, तो CO4 में 1 होगा। ठीक है, इन पांचों का एवरेज कितना आया? 1.4। सो माय इंटरनल CO attainment for this particular course is 1.4 out of 3. So roughly 45 to 50%. हाँ सर, आप कुछ पूछ रहे थे? Slide sheet number 3. Yes, we are taking 52.5, that is 39 plus 62 divided by 2. For the Yes. and the next one is 34. And that was 54 में कैसा है? 54 average 54 यहाँ है ही, वो divided by 2 करेंगे तो कम होगा। नहीं, वो नहीं करेंगे, तो क्यों करेंगे? सेक्शन 1 में इस CO का क्वेश्चन था ही नहीं, उस CO का क्वेश्चन था ही नहीं। ये जो वैल्यूज है ना, ये मैंने अपने सेक्शन 1 से उठाई है। सेक्शन 1 मतलब कि उस समय थोड़ा सा सिलेबस हुआ होगा, तो जो सिलेबस हुआ था, जो क्वेश्चन जो एग्जाम में दिए, वो सिर्फ CO1 और CO2 के ही थे। ओके, CO3 4 5 के थे ही नहीं ना। ओके सर, एक सवाल है। मान लीजिए सर, मार्क्स सर उसका आ जाता है वेटेज वाला, इंटरनल एवरेज जो है 21 मान लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में 50% हमारा आया है इंटरनल एवरेज, और किसी 10 स्टूडेंट में इंटरनल एवरेज से ज़्यादा है, वो 80% लेके आए है ना, और उनसे 80 नंबर लेके आए, और उनकी वजह से इंटरनल एवरेज बहुत हाई है, और बाकी के क्लास के 35-40 बच्चों ने इंटरनल एवरेज से नीचे स्कोर किया है। तो फिर उसमें तो हमारा रिजल्ट तीसरे साइड में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम तो इंटरनल एवरेज के आधार पर सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इंटरनल एवरेज कौन से वाला है? इंटरनल एवरेज है कि CO1 में आपने मान लो पूरे पेपर में से 10 क्वेश्चन दिए, CO2 में से 10 क्वेश्चन दिए, वो जो CO1 के 10 क्वेश्चन हैं, पूरी क्लास में कम्युलेटिवली उन CO1 के क्वेश्चंस को कितना अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया, किसी 10-12 या 3-4 बच्चों का नहीं आ रहा है, पूरी क्लास का एवरेज आ रहा है। तो अगर उसमें से 4-5 बच्चों के बहुत ज़्यादा CO1 के क्वेश्चन पे मार्क्स आए हैं, तो बाकी लोगों के कम आए हैं, तो अल्टीमेटली वो एवरेज आउट हो गया। मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज या बेनिफिट कहीं पे नहीं जा रहा है, वो पूरी क्लास के एवरेज तब भी दे रहा है। कंसीडर पूरे 28 के 28 बच्चे को ये पूरी क्लास का है, पूरे स्टूडेंट का। ऑब्वियसली उसमें हो गई कुछ बच्चों के तो नंबर बहुत ज़्यादा है, कुछ के कम है, हो गई होगा, बट हमने लास्ट में दे दिया एवरेज। वेरिएंस का रेट ज़्यादा हो जाएगा, वेरिएंस का रेट हो जाएगा ज़्यादा, क्या कह रहे हैं? वेरिएंस हाँ हाँ, तो हमने उसका एवरेज ले लिया। सर मैंने अभी पहले जो आया उसमें ये देखा था, जो इंटरनल मार्क्स होते थे उसमें यही हुआ था कि कुछ बच्चे बहुत टॉपर थे क्लास में, कुछ बहुत लोअर थे, जो उन पर क्राइटेरिया बहुत सारी चीज़ों से तो जो टॉपर बच्चे थे, तो जब उन्होंने क्राइटेरिया कर दिया गया, जो टॉपर बच्चे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कितने के ज़्यादा थे, अगली बार इसकी वजह से स्टूडेंट थे जो टॉपर थे ज़्यादा मार्क्स उनको कहते हैं पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, इसकी वजह से उनको IIT सबको पास कर दिया, जैसा कि ओके, तो का मैसेज आया ग्रुप में, पॉडकास्ट का लिंक डाल रहा हूँ, आप अभी अपना मोबाइल ओपन कीजिए और पॉडकास्ट जो लिंक है उसको आप लाइक कर दीजिए मैंडेटरी, अभी 5 मिनट के अंदर
जिन्होंने नहीं किया वो लोग कर दें। पॉडकास्ट का सब्सक्रिप्शन IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मैंने डाल दिया है, उसको फटाफट जिन्होंने नहीं किया वो कर दें प्लीज। सब करवा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब बात कर रहे हैं, कर दिए बड़ा। Make it fast. अभी 10 भेजूंगा। So this was all about the CO attainment with respect to the internal assessment. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट की, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी लेती है एग्जामिनेशन साल में एक बार लास्ट में क्लास में। तो हमारे यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए ये लिखे हैं। कोई एब्सेंट हुआ उसने पेपर नहीं दिया वो ब्लैंक लिख रहा है। ओके, अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जब होता है तो एक चीज हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान में दिला दूं, हमें ये नहीं पता होता कि उस स्टूडेंट ने कौन से सीनियर अटेम्प्ट किया होगा। हमें तो यूनिवर्सिटी ये बताती है कि इन स्टूडेंट्स के इतने नंबर आए थे, हमें उसका बाइफरकेशन नहीं पता कौन सा अटेम्प्ट किया था, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, है ना। तो यानी कि ये सब जो कैलकुलेशन में इस तरह से करी है या तो नेक्स्ट वाली वेटेज में इस तरह से करी है, ये हमको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि स्टूडेंट के 100 में से इतने आ गए, स्टूडेंट के 100 में से इतने आए हैं, और हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक, अब क्योंकि हमें वो बाइफरकेशन नहीं मालूम, बट हमने जैसे इंटरनल असेसमेंट के केस में देखा, हमने इंटरनल एवरेजेस निकाले, ऐसे ही एक्सटर्नल एवरेज भी डिसाइड करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यूनिवर्सिटी एग्जाम का एवरेज टारगेट हमने ले लिया 50 मार्क्स। अगेन ये हमने डिसाइड किया, यानी कि आपके केस में IQAC डिसाइड करेगी या डिपार्टमेंट लेवल पर एग्जाम में जो बॉडी में आएगी DSC वो डिसाइड करेगी। ओके, इन कंसल्टेशन विद द फैकल्टी मेंबर हमें कितना करना है। तो हमने अपने यहाँ पे टारगेट लिया 50% का, यानी कि 50 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर है मेरा, 50 मार्क्स हो गए। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के केस में हमने एवरेज टारगेट क्या ले लिया 50% क्या लिया, 50 मार्क्स ले लिया, बिकॉज़ 100 मार्क्स का पेपर 50 मार्क्स का हमने ले लिया, 50% का ले लिया। तो पूरी क्लास के नंबर मैंने शीट में डाल दिए यहाँ पे, किसी ने पेपर नहीं भी दिया होगा सेकंड और सबके मार्क्स आ गए। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इस वाली शीट में ये जो लास्ट के 2 रोज हैं, आप इसको देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव एक्सटर्नल एवरेज, वो निकल के है 16। तो इस क्लास की स्ट्रेंथ इज 28। So out of 28, 16 students have scored more than that external target, 50 marks. So 16 students have scored more than 50 marks. 16 students कौन से हैं? ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये अपना भी ग्रीन हो जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना, है ना। और जो रेड है, ये रेड वो है या तो जो एब्सेंट था स्टूडेंट, या जिसके 0 आए होंगे, या जिसके 50 से कम है, तो सब आपको रेड दिखाई देगा। तो ग्रीन वाले कितने हैं? 16। तो पूरी क्लास में उनका परसेंटेज कितना निकला 16 स्टूडेंट्स का? 16 डिवाइडेड बाय 28 into 100, 57%। सो क्लास में 57% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सटर्नल एवरेज से ज्यादा स्कोर किया। एक्सटर्नल एवरेज हमने कितना लिया था? 50%, 50 मार्क्स। तो 57% ऐसे निकले। अब ये रेफरेंस के लिए एक्सटर्नल की टेबल है। अटेनमेंट विल बी 0 if
this percentage of students have scored more than the external average target. My attainment will be slightly attained if this is the percentage of students who score more than external target. Attainment will be moderately attained and highly attained if at least 61% of the students have achieved scored more than the external target. Okay. तो हमारा उधर कितना आ रहा था 57 आया इन दोनों के बीच में, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको बाइफर्केशन नहीं मालूम, CO 1 2 3 4 अलग अलग तो मालूम नहीं है, तो हमने कॉमन ही ले लिया 2। ठीक है, उसका एवरेज भी क्या है 2 आया। ये इंटरनल का अटेनमेंट आ गया 1.4 आउट ऑफ 3, ये एक्सटर्नल का अटेनमेंट आ गया 2 आउट ऑफ 3। यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल अटेनमेंट, ये अलग अलग था, अभी टोटल अटेनमेंट है 1.82 जब कुछ करेगा। अब इसमें क्या करते हैं 30% ऑफ दिस प्लस 20% ऑफ दिस, 30% ऑफ इंटरनल अटेनमेंट प्लस 70% ऑफ एक्सटर्नल अटेनमेंट। ओके, तो वो आ गया हमारा 1.82 अगेन आउट ऑफ 3। सो आउट ऑफ 3 अटेनमेंट हमारा कितना है 1.82, which is roughly around 60%. So I am happy but not elated. So it is moderately attained. यानी कि there is still scope for improvement. I have to change my teaching methodologies, my assessment procedures, ताकि अगली बार अटेनमेंट मेरा और अच्छा है, 2 के आसपास है, 2 के ऊपर है, 3 के आसपास है। So this is how attainments are calculated. अब इसके बाद हम लोग एक सर मेरी हेल्प करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये जो भी आप लोगों ने किया है ना डिस्कशन, तो उसके लिए हम लोगों ने 5 स्टूडेंट का डाटा हम आपको दे रहे हैं, भरा हुआ डाटा है 5 स्टूडेंट, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। ये शीट आपको मिलेगी, इसके बेस पे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अटेनमेंट कैलकुलेट करना है मैनुअली। अभी तो एक्सेल में हो गया, अब आपको मैनुअली करना है, सिर्फ 5 स्टूडेंट है, ज़्यादा नहीं है। हर एक स्टूडेंट का कैलकुलेट करने में आपको हार्डली 1 या 2 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबको एक मैं लास्ट